नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है मध्यकालीन भारत के ऊपर टॉपिक है। भारत पर अरब आक्रमण कब और कैसे हुआ, ये जो कि यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट, रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासतौर पर यूपीएससी, पीएससी और यूजीसी नेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो भारत में अरबों का प्रथम आगमन मालाबार तट के भारत में अरबों का प्रथम आक्रमण कहाँ पे हुआ, आगमन कहाँ पे हुआ? मालाबार तट के केरल में जो मालाबार तट है वहाँ पे व्यापारियों के रूप में वो भारत आए थे। भारत में इस्लाम का प्रथम आगमन कहाँ पे हुआ? केरल में ही हुआ, न कि सिंध में। सब सोचते हैं 712 में सिंध में हुआ, लेकिन नहीं, केरल में इससे पहले हो चुका था। अरब भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो अरब क्या थे भारत पे? पोर्तुगीज, अंग्रेज, फ्रांस, डेन्स, इनसे पहले सबसे पहले क्या आए थे? अरब आए थे। उसके बाद ही पोर्तुगीज सब आए थे। अरब आक्रमण के समय सिंध की राजधानी क्या थी? ओलोर। अरब आक्रमण के समय सिंध की राजधानी थी क्या? ओलोर, वर्तमान में रोहरा। और राजा दाहिर था। और राजा कौन था? राजा था दाहिर के पिता। दाहिर का पिता का नाम था चच। चच ने सिंध के राय वंश के शासक राय शासी द्वितीय की हत्या कर गद्दी हथिया ली। तो अलोर के अरब आक्रमण के समय सिंध की राजधानी थी अलोर और राजा था दाहिर। दाहिर के पिता का नाम था चच और चच ने ही सिंध के राय वंश के शासक राय शासी द्वितीय की हत्या कर गद्दी हथिया ली। चच ब्राह्मण था, जबकि राय वंश के शासक शूद्र थे। तो चच एक ब्राह्मण था और उसने क्या किया? राय वंश के जो शासक सिंध में थे उनके हत्या कर, शूद्र थे जो उनके हत्या कर गद्दी हत्याई थी। चचनामा सिंध पर अरब आक्रमण का सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत है। तो सिंध पर अरब आक्रमण का सबसे सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत कौन सा है? चचनामा है। मूलतः यह पुस्तक मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिक सेवक द्वारा अरबी में लिखी गई है। बाद में चचनामा को मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने नसीरुद्दीन कुबाचा के समय फारसी में अनुदित किया। तो चचनामा किस भाषा में है? अरबी में लिखी हुई है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिक द्वारा। और इसे फारसी में ट्रांसफर किसने किया? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने। किसके समय में? नसीरुद्दीन कुबाचा के समय में। उसके बाद नसीरुद्दीन कुबाचा मतलब इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में इसका ट्रांसलेशन हुआ। चचनामा का फारसी से अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? यूएम दाऊद पोटा ने इसका फारसी से इसमें किया। उसके बाद बिलादुरी की पुस्तक किताब फुतुल अल बल्दान, जो कि 9वीं शताब्दी की रचना है, में सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। और एक कौन सी किताब? किताब फुतुल अल बल्दान है, जो कि 9वीं शताब्दी की है, 9th सेंचुरी के। उसमें भी अरबों के सिंध आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसके बाद देखते हैं मीर मोहम्मद मासूम। मीर मोहम्मद मासूम कौन था? मीर मोहम्मद, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। नहीं, मीर मोहम्मद मासूम के समय क्या था? अकबर के दरबार में तारीख सिंध ने भी अरब की आक्रमण की जानकारी मिलती है। उसके बाद कलीला व दिमना, जो पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। ये कलीला व दिमना, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि पंचतंत्र का अरबी अनुवाद का बुक कौन सा है, तो वो है कलीला व दिमना। इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्म सिद्धांत, जो कि ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित है, और खंडन खाद्य नामक संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद जल जफरी और इब्राहिम पिंजरी ने किया है। खलीफा मंसूर के समय इन पुस्तकों का विद्वान 8वीं सदी के बगदाद ले गए। तो खलीफा मंसूर के समय ही इन पुस्तकों को क्या विद्वानों ने बगदाद ले गए।
उसके बाद अल हज्जाज ने कासिम से पहले 7 से 11 ईस्वी में उबैदुल्ला और बरदुल के नेतृत्व में भी सिंध पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी। इसने अल हज्जाज ने, जिन्हें दाहिर ने पराजित किया था। मतलब मोहम्मद बिन कासिम से पहले अल हज्जाज ने सेना भेजी थी 7 से 11 में, तो उससे दाहिर ने पराजित किया था। मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज, जो कि इराक का गवर्नर था, ने सिंध पर आक्रमण हेतु भेजा। तो अल हज्जाज ने ही मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में अरब में भेजा, सिंध में भेजा आक्रमण करने के लिए। इस समय का खलीफा था वालिद। और सिंध पर आक्रमण का तत्कालीन कारण यह था कि समुद्री डाकुओं ने श्रीलंका जा रहे जहाजों को लूट लिया था। समुद्री डाकुओं ने क्या किया था? श्रीलंका जा रहे जहाजों को लूट लिया था। यह घटना देवल बंदरगाह के थट्टा के पास सिंध के समुद्री किनारे पर हुई थी। दाहिर ने न तो डाकुओं को नियंत्रित किया और न तो हर जाना दिया, इसीलिए दाहिर के ऊपर अरबों ने आक्रमण किया। अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को इसीलिए दाहिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। इसके बाद सिंध के व्यापारिक महत्व भी आक्रमण का महत्वपूर्ण कारण था। सिंध में जो व्यापारिक चल रहे थे आदान प्रदान, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण था। कासिम मकरान तट वाले मार्ग से आक्रमण करने आया था। कासिम किधर से आया था? मकरान तट के वाले मार्ग से आक्रमण करने आया था। कासिम ने सर्वप्रथम देवल बंदरगाह के मंदिरों को मंजानिक, मंगोलेस तथा नेफ्था, पत्थर फेंकने वाला अस्त्र से गिराया था। तो कासिम ने सर्वप्रथम देवल बंदरगाह को कौन कौन से यंत्र व्यवहार किया था? मंजानिक और नेफ्था। 20 जून 712 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व वाली अरब सेना ने दाहिर को परास्त कराकर युद्ध में मार डाला। दाहिर को मार डाला युद्ध में ही। दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी बाई ने रावर के दुर्ग की रक्षा की। कड़े प्रतिरोध के बाद रानी ने जौहर कर लिया। यह भारतीय इतिहास में वर्णित जौहर का पहला साक्ष्य है। तो भारतीय इतिहास में वर्णित जौहर का पहला साक्ष्य कौन है? जो राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई द्वारा जो जौहर किया गया था, वो इतिहास में वर्णित जौहर का पहला साक्ष्य है भारत में। मोका नामक देशद्रोही ने कासिम की मदद की थी। तो मोका नामक देशद्रोही, जो दाहिर के कर्मचारी था मोका, उसने देशद्रोही किया और कासिम की मदद की और इसीलिए कासिम जीता। उसके बाद रावर के बाद कासिम ने ब्राह्मणबाद पर आक्रमण किया। यहाँ पर दाहिर के पुत्र जयसिंह ने मुकाबला किया और अंततः दाहिर की दूसरी रानी लाडी से उत्पन्न 2 पुत्रियां सूर्या और परमल देवी कासिम के हाथ लगी और वह खलीफा वालिद के पास भेज दी गई। तो रावर के बाद कासिम ने ब्राह्मणबाद पर आक्रमण किया। यहाँ से जयसिंह, यहाँ के राजा कौन था? जयसिंह, जो कि दाहिर का पुत्र, और उसकी दूसरी पत्नी जो लाडी थी, उससे उत्पन्न 2 पुत्रियां थी, एक थी सूर्या और परमल देवी। कासिम ने क्या किया? इन दोनों को खलीफा के पास भेज दिया, खलीफा वालिद के पास भेज दिया। चचनामा के अनुसार दाहिर की पुत्रियों की शिकायत पर खलीफा वालिद ने कासिम को मृत्युदंड दे दिया। तो चचनामा में लिखा गया है कि दाहिर की जो पुत्रियां थी उन्होंने जो खलीफा के पास शिकायत की। दाहिर की पुत्रियां कौन थी? सूर्या और परमल। तो इन्होंने खलीफा के पास शिकायत की, किसके अगेंस्ट में? कासिम के अगेंस्ट में, और कासिम को मृत्युदंड दे दिया खलीफा ने। सिंध आक्रमण के समय जाटों एवं बौद्धों ने कासिम की सहायता की थी। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली भी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में की थी। भारत में पहली जजिया लिया गया था सिंध में, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही, और जाटों और बौद्धों ने भी कासिम की हेल्प की थी। सिंध के बाद कासिम ने 7 से 13 ईस्वी में मुल्तान को जीता। मुल्तान की जीत में अरबों को इतना सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर रख दिया गया। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। मुल्तान में उन्हें भारी मात्रा में सोना मिला था। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को भी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सेना में हिंदुओं को भी लिया था। अरब आक्रमण के प्रभाव मतलब
अरब आक्रमण के प्रभाव कौन से थे? अरबों ने ऊंट का पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया भारत में। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के को सिंध में प्रचलित किया। अरबों ने भारतीय अंकों को अपनाया। दिरहम को भी सिंध में प्रचलित किया और उन्होंने क्या किया? भारतीय अंकों को अपनाया। अरबों ने सिंधु नदी के तट पर महफूजा नामक नगर भी स्थापित किया। अरबों ने क्या किया? सिंधु नदी के तट पर महफूजा नामक नगर भी स्थापित किया। अमीर खुसरो के अनुसार अरब खगोल शास्त्री अबू मासर ने 10 वर्ष बनारस में खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। ये कौन कहता है? अमीर खुसरो कहता है कि अरब के जो खगोल शास्त्री थे अबू मासर, वो 10 वर्ष तक बनारस में रहे और खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर मंसूरा नगर स्थापित किया। तो 731 में अरबों ने सिंधु के तट पर मंसूरा नगर स्थापित किया। एक नगर क्या था? महफूजा, और एक नगर मंसूरा स्थापित किया अरबों ने। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने ही किया था। हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? अरबों ने ही किया था। लेनपुल के अनुसार सिंध पर अरब आक्रमण भारतीय इतिहास में एक गजा घटना व इस्लामी इतिहास के परिणाम विहीन जीत थी। अंत सिंध विजय के राजनीतिक परिणाम अल्पकालीन रहे। सांस्कृतिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बुलजल हेग ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया है। इसके बाद देखते हैं 871 ईस्वी तक सिंध में खलीफाओं की सत्ता प्राय समाप्त हो गई और सिंध का मुल्तान व मंसूरा नामक 2 अरब राज्य में विभाजन हो गया। सिंध का मुल्तान और मंसूरा नामक 2 अरब राज्य में विभाजित हो गया और खलीफाओं की सत्ता खत्म हो चुकी थी तब तक। पैगंबर मोहम्मद के बाद में इस्लाम के प्रथम बार खलीफा क्रमश थे। प्रथम खलीफा कौन थे? मोहम्मद पैगंबर के बाद में अबू बकर, मोहम्मद साहब के चाचा, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान, उसके बाद अली। कुरान ने खलीफा सब प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ खलीफा को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना जाता है। मूनक नामक भारतीय चिकित्सक ने खलीफा हारून का इलाज किया था। तो कौन से भारतीय चिकित्सक ने खलीफा हारून का इलाज किया था? तो मूनक नामक भारतीय चिकित्सक ने खलीफा हारून का इलाज किया था। तो आज के लिए इतना ही। हमारी क्लास जो कि मध्यकालीन भारत की है, भारत पर अरब आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ और इसके परिणाम प्रभाव क्या थे, इसके बारे में पूरी जानकारी इसमें है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।